एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रति ब्रिटिश की आर्थिक नीति। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन के हित साधना। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? तो भारत गरीब हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो शोषणकारी नीति। ब्रिटिशों की निष्कासन नीति यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी किसने सर्वप्रथम उजागर की? तो दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत किस रूप में बदल गया? तो कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। ब्रिटिश शासन का भारत में मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश उद्योगों के लिए बाजार तैयार करना। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो लघु उद्योग। 19वीं सदी में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बन गया? तो अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सबसे प्रमुख लक्षण क्या था? तो शोषण। ब्रिटिशों ने भारत को किस उद्देश्य से कृषि प्रधान देश बनाए रखा? तो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए। भारत को ब्रिटिश शासन काल में किस प्रकार के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया? तो उपभोक्ता बाजार। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण भारतीय कुटीर उद्योग किस स्थिति में पहुंच गए? तो नष्ट हो गए लगभग। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति को किसने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कहा? तो देखो, जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो तो दादा भाई नौरोजी की ही है, लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं। लेकिन आरसी दत्त है ऑप्शन में, तो सबसे करीबी जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा वो आरसी दत्त हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है वो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति को अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कह के रेफर करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो भारत की दरिद्रता। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत को किन दो भूमिकाओं में रखा गया? तो कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो निर्भर अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत की कौन सी स्थिति बिगड़ गई? तो उद्योग और कृषि, क्योंकि बाकी सब चीजें भले ही बिगड़ी हो या जो भी हुई हो, लेकिन आर्थिक नीति के बारे में पूछ रहा है तो आर्थिक नीति में क्या आता है? उद्योग कृषि ही आते हैं। ब्रिटिश शासन में भारत के निर्यात में किस वस्तु की प्रधानता रही? तो कपास और जूट की। ब्रिटिशों ने भारत की पारंपरिक उद्योग प्रणाली को क्यों नष्ट किया? तो ब्रिटिश उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत में कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो किसान वर्ग। ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो ब्रिटेन की मांग पर। ब्रिटिशों ने भारत में किस नीति के तहत आयात निर्यात पर नियंत्रण रखा? तो व्यापारिक नीति के तहत। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को कौन सा विशेषण दिया जा सकता है? तो आश्रित। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो निर्धनता। धन का निष्कासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक में धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन से क्या आशय था? तो भारत से ब्रिटेन को धन का हस्तांतरण या फिर स्थानांतरण। दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत का वयोवृद्ध। धन का निष्कासन मुख्य रूप से किस माध्यम में हुआ? तो व्यापार, कर और राजस्व, प्रशासनिक खर्च, इन सभी रूप में।
दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत से प्रति वर्ष लगभग कितनी धनराशि बाहर चली जाती थी? तो 30 करोड़ रुपए। भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले धन को क्या कहा जाता था? तो होम चार्जेस कहा जाता था। धन निष्कासन सिद्धांत ने किसको सबसे अधिक प्रभावित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। धन का निष्कासन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो भारतीय समाज की निर्धनता। दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की निर्धनता का मुख्य कारण क्या था? तो धन का निष्कासन। धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? तो 1867 में। भारत से धन निष्कासन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो सैनिक खर्च, रेलवे निर्माण, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, ये सभी। धन का निष्कासन सिद्धांत ने भारतीय जनता में किस भावना को जन्म दिया? तो असंतोष और राष्ट्रवाद। आर.सी. दत्त ने धन निष्कासन पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। धन का निष्कासन का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो किसान वर्ग पर। भारत से ब्रिटेन जाने वाले होम चार्जेस में क्या सम्मिलित था? तो प्रशासनिक खर्च, ब्याज और पेंशन और सेना का खर्च, ये सभी। किसने कहा था कि भारत के संसाधनों का अपव्यय ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत से ब्रिटेन को धन निष्कासन का एक बड़ा कारण कौन सा था? तो व्यापार असंतुलन। किस रिपोर्ट में धन निष्कासन पर गंभीर चर्चा हुई है? तो फेमिन कमीशन रिपोर्ट पर। भारत से ब्रिटेन धन भेजने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता था? तो ट्रेजरी ड्राइंग्स। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई? तो गरीबी और अकाल की। धन निष्कासन सिद्धांत किसके लिए सबसे बड़ा हथियार बना? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत किस प्रकार के प्रमाणों पर आधारित किया? तो सांख्यिकीय आंकड़ों पर। धन का निष्कासन किस काल में सबसे अधिक बढ़ा? 19वीं सदी में। अब है तुम्हारा कृषि व्यवस्था, जो भी उन्होंने राजस्व व्यवस्था अपनाई थी और कृषि पर जो भी प्रभाव पड़ा था। भारत में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो 1793। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। स्थायी बंदोबस्त में भूमि कर संग्रह करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जमींदारों की। स्थायी बंदोबस्त में कर वसूली की दर क्या तय की गई थी? तो निश्चित स्थिर कर। 10 साल के लिए जो है एक ही बार में फिक्स्ड कर दिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिर आय प्राप्त करना। रैयतवाड़ी प्रथा किसने आरंभ की? तो थॉमस मुनरो और रीड ने। रैयतवाड़ी प्रथा किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो बॉम्बे और मद्रास में। रैयतवाड़ी प्रथा में भूमि कर किससे लिया जाता था? तो डायरेक्ट किसानों से। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो अत्यधिक लगान। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? तो मैकेंजी द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो 1822 में। महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में। महालवाड़ी व्यवस्था में कर वसूली किसके माध्यम से होती थी? तो ग्राम समुदाय, जिसे कि महाल कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? तो जमींदारों की लूट, मतलब जमींदार जो है वो किसानों को लूटते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का, और ये जो है इसमें एक और बात जान लो कि जमींदार जो है जो कर लेते थे उसका 10/11 भाग वो ब्रिटेन सरकार को देते थे और बाकी जो 1/11 है वो खुद रखते थे। तो इसलिए जो है जितना ज्यादा लूट सके उतना ज्यादा लूटने का कोशिश करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का
सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो किसानों का भूमि पर स्वामित्व। किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों को सीधे सरकार से जोड़ा गया था? तो रैयतवाड़ी प्रथा में। महलवाड़ी प्रथा का मूल उद्देश्य क्या था? तो ग्राम समुदाय से राजस्व प्राप्त करना। स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय किस सिद्धांत पर बल दिया गया था? तो फिक्स रेवेन्यू फॉर एवर। और इसके साथ ही जो है एक सनसेट वाला भी थ्योरी था, जिसके अकॉर्डिंग मतलब सनसेट वाला नियम था कि जिस तारीख को तय किया गया है कि तुम्हें जमींदारों के लिए कि जिस तिथि को तय किया गया है कि तुम्हें आके राजस्व देना है, अगर उस तारीख को तुम नहीं आए और उस दिन जो है सूर्य अस्त हो गया तो फिर तुम्हारी जमींदारी लेके किसी और को दे दी जाएगी। महलवाड़ी प्रथा को लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। स्थायी बंदोबस्त की विफलता का कारण क्या था? तो किसानों की उपेक्षा, जमींदारों का शोषण और सरकार को अस्थिर आय न मिलना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस राज्य की राजस्व प्रणाली से प्रेरित थी? तो मदुरई से। महलवाड़ी प्रथा में महाल शब्द का अर्थ क्या था? तो एक ग्राम या गांव का समूह। गांव का समूह नहीं बोलेंगे, जनरली महल मतलब जो है एक गांव ही होते हैं। स्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो जमींदारी प्रथा। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं का सामान्य प्रभाव क्या था? तो किसानों की निर्धनता और ऋणग्रस्तता। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो वाणिज्यिक फसलों की वृद्धि हुई। उन लोगों ने जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया ताकि उनका फायदा हो सके। ब्रिटिश शासन में किसानों को किस प्रकार की खेती के लिए बाध्य किया गया? तो नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स। ब्रिटिश काल में नील की खेती विशेष रूप से कहां कराई जाती थी? तो बंगाल, बिहार में। ब्रिटिश शासन काल में किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? तो ऋणग्रस्त और निर्धन। ब्रिटिश शासन में खाद्यान्न उत्पादन में कमी क्यों हुई? तो वाणिज्यिक फसलों पर जोर, जनसंख्या वृद्धि, सिंचाई का अभाव, ये सभी। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में। नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो किसानों पर अत्याचार। ब्रिटिश शासन में किसानों के ऊपर ऋण का बोझ क्यों बढ़ गया? तो भारी लगान, साहूकारों का शोषण और वाणिज्यिक फसलें, ये सभी। ब्रिटिश शासन में भारत में अकाल बार बार क्यों पड़ रहे थे? तो खाद्यान्न की कमी, शासन की उदासीनता, कृषि का वाणिज्यीकरण, ये सभी। ब्रिटिश काल में सबसे भीषण अकाल कब पड़ा? तो 1769-70 में, जब बंगाल में पड़ा था द्वैत शासन की वजह से। 1769-70 का महान अकाल किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बंगाल में। बंगाल के 1943 के अकाल में लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो 30 लाख। ब्रिटिश शासन काल में फैमिन कमीशन पहली बार कब गठित हुआ? तो 1880 में। 1880 के फैमिन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो स्ट्रेची था। फैमिन कमीशन 1880 ने किस नीति की सिफारिश की थी? तो राहत नीति की। 1901 का फैमिन कमीशन किसके नेतृत्व में बना था? तो एंथनी मैकडोनाल्ड। 1901 के फैमिन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकाल निवारण और राहत कार्य। ब्रिटिश शासन में कृषि का वाणिज्यीकरण किस कारण से बढ़ा? तो ब्रिटिश उद्योगों की मांग, रेलवे विस्तार और विदेशी व्यापार, ये सभी। ब्रिटिश काल में किन नकदी फसलों पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो कपास, नील और अफीम। ब्रिटिश शासन में किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य करने का परिणाम क्या हुआ? तो खाद्यान्न की कमी हुई, अकाल की स्थिति हुई और किसानों की निर्धनता हुई, ये सभी। किस विद्रोह को नील विद्रोह का पूर्वज कहा जाता है? तो वैसे तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर नहीं है जिसको नील विद्रोह का पूर्वज कहा जाता है, लेकिन पाबना विद्रोह जो है वो लगभग नील विद्रोह के पूर्वज की श्रेणी में कहा जा सकता है। 1876-78 के अकाल में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो लगभग 50 लाख। ब्रिटिश शासन की कृषि नीति के कारण कौन सी समस्या सबसे गंभीर हुई? तो किसानों की ऋणग्रस्तता। ब्रिटिश शासन में
किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो भारी लगान और शोषण। ब्रिटिश शासन काल में अकाल की समस्या को किसने मनुष्य निर्मित त्रासदी कहा था? तो आर.सी. दत्त ने। चलो यही खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।